हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लगातार चल रहे हैं और आज 24 दिसंबर के पहले शिफ्ट का भी एग्जाम शुरू होने जा रहा है। तो साथियों, जिस तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम इन 6 दिनों में पूरे 15 शिफ्टों में पेपर समाप्त हो चुका है। तो जिस तरह से इन 15 शिफ्टों में जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में कुछ ही चुनिंदा टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो अब इस क्लास का फायदा आप सभी को उठाना है। आपको अपने पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है और पहली बार में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को एग्जाम को क्रैक करना है। तो आज की इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। प्लस जो जो टॉपिक से क्वेश्चन इस क्लास में हम कराएंगे, आपको बस केवल इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन को तैयार करना है। तो जिनका पेपर 24, 25, 26, 27, 28 या उनके बाद भी होने वाला है, तो आज की इस क्लास को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि यही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। प्लस इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा है इन 15 शिफ्टों में, और आज भी उसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज की इस क्लास में सिलेक्शन वाले सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास दे रहे हैं। जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, सेम उसी तरह के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। जैसा आपका पेपर आ रहा है वैसा प्रश्न प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां से प्रश्न पूछ रहे हैं वहां से प्रश्न लाकर आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। तो जिनका पेपर बाकी है, आज की इस क्लास को पूरा जरूर देखेगा, काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। प्लस आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंट आएगा। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस आज की इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि लगातार जो आपका दिन में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम तीनों शिफ्टों में हो रहा है, उसके आधारित पर शाम को 7 बजे अच्छी तरीके से क्लास भी दे रहे हैं पूरे 100 क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम डेट जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हल करते हैं। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता विधेयक 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? बताएंगे कि भारतीय न्याय द्वितीय संहिता विधेयक 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो 25 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुई थी। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि 22 और 23 के इन 6 शिफ्टों में बीएनएस से लगभग 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो आज के बीएनएस के भी सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले इस क्लास में। ओके, तो इस क्लास को जरूर पूरा आप देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 261 के तहत किसी लोक सेवक को लापरवाही से किसी व्यक्ति को कारावास से भगाने की अनुमति देने पर क्या सजा दी जाएगी? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 261 के तहत किसी लोक सेवक को लापरवाही से किसी व्यक्ति को कारावास से भगाने की अनुमति देने पर क्या सजा दी जाएगी? तो उसे 2 वर्षों तक का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से अपनाया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, उपन्यास द सरपेट एंड द रोप किसने लिखा था? उपन्यास द सरपेट एंड द रोप किसने लिखा था? तो इसको राजा राव ने लिखा था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध स्मारक आरामबाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, तो यह किस राज्य में स्थित है? जो प्रसिद्ध स्मारक आरामबाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को, पंजाब में प्रसिद्ध शीश महल किस शासक द्वारा बनवाया गया था? पंजाब में प्रसिद्ध शीश महल किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में बात करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 61 करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए लघु संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है? भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए लघु संविधान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में।
डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, किस भारतीय को वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? किस भारतीय को वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सीवी रमन को किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारतीय नेपोलियन कहा जाता था? किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारतीय नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे किन क्षेत्र को विकसित करना था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि पर था, लेकिन किन क्षेत्र को विकसित और भी करना था? तो प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किए हैं, तो आप जरूर तुरंत अभी नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 6 जनवरी तक चलने वाली है। तो ये क्लास आपकी पूरे 6 जनवरी तक चलने वाली क्योंकि जो आपका एक दिन में 3 शिफ्ट का पेपर हो रहा है, तो उसके आधारित पर शाम को 7 बजे हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड करें। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। जैसे क्लास अपलोड होगी तो आप सभी के पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगी। ओके, तो 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने किस योजना का आधार बनाया था? बताइए, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने ये किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 में शुरू हुई थी और 56 में समाप्त हो गई थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वो 1956 में शुरू हुआ था और 61 में समाप्त हो गई थी। ध्यान रखिएगा, तो 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को, ट्रिपल्स किस खेल का और रूप है? ट्रिपल्स ये किस खेल का और रूप है? तो ये बैडमिंटन खेल का और रूप है, ट्रिपल्स शब्द। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो वर्ष 1990 में मानव विकास रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर शिफ्ट में फीडे शतरंज विश्व कप से ही सवाल देखने को मिल रहा है। बताएंगे, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो गोवा राज्य में आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, फीडे विश्व कप की मेजबानी भारत को कितने समय बाद मिला था? बताइए, फीडे विश्व कप की मेजबानी भारत को कितने समय बाद मिली? तो लगभग 23 साल बाद मिली थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को, पहला खेलो विंटर गेम्स किस वर्ष आयोजित किया गया था? पहला खेलो विंटर गेम्स किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 2020 में आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को, किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो उड़ीसा राज्य में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, कामड़ जनजाति की महिलाओं के लिए कौन सा नृत्य विशेष है? बताइए, कामड़ जनजाति की महिलाओं के लिए कौन सा नृत्य विशेष है? तो ध्यान रखिएगा, तेरा ताली नृत्य, जो कि राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23,
मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना ये किस योजना से संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य योजना से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? तो 18 से लेकर 70 वर्ष के लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील कौन सी इनमें से? तो बैकॉल झील है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी बनाया गया है हीराकुंड बांध। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, रोशन कुमारी किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? रोशन कुमारी ये किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये कथक की प्रतिपादक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है? तो साथियों कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, मध्य और पश्चिम भारत में मनाए जाने वाले गणगौर त्योहार में किस देवी की पूजा की जाती है? बताएंगे कि मध्य और पश्चिम भारत में मनाए जाने वाले गणगौर त्योहार में किस देवी की पूजा की जाती है? तो इसमें देवी पार्वती की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को, मिजोरम का कौन सा त्योहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो साथियों मिजोरम का कौन सा त्योहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो एंथोरियम त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों इतने ही टॉपिक्स आपके पेपर में सवाल देखने को मिल रहा है। इन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन अभी तक बाहर देखने को नहीं मिला है इन 15 शिफ्टों में। ठीक है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन बने? विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन बने हैं? तो डी गुकेश बने थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ? पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 ये हुआ था लखनऊ शहर में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा राजबिंदर भट्टी हैं। तो साथियों कल की क्लास में हमने आपको बोला था, कल यानी परसों क्लास में बोला था कि आपको वर्तमान में कौन क्या पढ़ना है। कल दोनों शिफ्टों में वर्तमान में कौन क्या है सवाल पेपर में देखने को मिला था। मुख्यमंत्री, राज्यपाल आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। प्लस यदि आपके पास टाइम है तो नियुक्ति का जो वर्तमान में नियुक्ति हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एक सवाल पेपर में आ रहे हैं। प्लस एशियन गेम्स के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, क्योंकि हर शिफ्ट में वहीं से सवाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहले स्थान की बात करेंगे तो उड़ीसा राज्य था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 को, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या रखा गया? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या रखा गया था? मौली रखा गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा दर्शाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था? कौन सा राज्य
2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना था? तो गोवा राज्य बना था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। काशी यात्रा योजना ये किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई थी? काशी यात्रा योजना ये कर्नाटक की सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? तो साथियों, किस राज्य में सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? तो सबसे पहले राजस्थान में शुरू की गई थी यह योजना। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 को। राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? तो राजस्व घाटा कहलाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए और इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 12 के अनुसार एक समय में एकांत कारावास की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो साथियों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 12 के अनुसार एक समय में एकांत कारावास की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? कितने दिनों की हो सकती है? तो 14 दिनों की हो सकती है, यानी 2 हफ्तों की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था? तो किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण आयोजित किया गया था? हरियाणा राज्य में किया गया था चौथे संस्करण का आयोजन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। भारत और किस देश को 2020 के ऑनलाइन फीडे शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था? तो भारत और रूस को 2020 के ऑनलाइन फीडे शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो नाट्य शास्त्र से हुई है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को। गोवा के किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, गोवा के किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जानते हैं? तो घोड़े मोदनी को। जैसे लावड़ी महाराष्ट्र का है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। बिहू असम का है। लेकिन आप हमें बताइए कि रौफ किस राज्य का है? ये केंद्र शासित प्रदेश का है। चलिए कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि रौफ कहाँ का है। तो इस सवाल का तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो इनका संबंध किराना घराने से था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। अलुना काबोइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? अलुना काबोइनी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। जदोपटिया झारखंड में लोकप्रिय किसका एक रूप है? बताइए, जदोपटिया झारखंड में लोकप्रिय यह किसका रूप है? तो यह चित्रकला का एक रूप है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? बताइए दोस्त, किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ये राजस्थान राज्य का है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। निम्नलिखित में से कौन ट्विटर के सह संस्थापक है? तो साथियों, ट्विटर के सह संस्थापक कौन इनमें से? तो जैक डॉर्सी हैं ट्विटर के सह संस्थापक। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बूटिंग कह लेते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? बिंग है, गूगल है, सफारी है, लेकिन बैदू नहीं है। एक वेब सर्च इंजन नहीं है बैदू। डी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 को, वेब ब्राउजर ये किस कमांड वर्तमान पेज से अगले पेज पर जाने में सहायता करता है? तो साथियों, वेब ब्राउजर किस कमांड वर्तमान पेज से अगले पेज पर जाने में सहायता करता है? तो याद रखिएगा, वेब ब्राउजर फॉरवर्ड कमांड वर्तमान पेज से अगले पेज पर जाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 को, ईमेल का फील्ड उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है, यानी ईमेल का जो टू होता है वो उस फील्ड को, ईमेल को प्राप्तकर्ता को इंगित करता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 को, अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है? तो साथियों, अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है? तो इसे ड्राफ्ट में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आप कोई मैसेज करते होंगे, आपसे वो मैसेज नहीं जाता है, तो आप देखते हैं वो उस पर ड्राफ्ट लिख देता है, तो इसमें भी सेम है ड्राफ्ट। ओके, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57, MS एक्सेल कीबोर्ड में सेलेक्ट की गई सेल परास यानी रेंज से चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त मोरे, F11 जो कि MS एक्सेल कीबोर्ड में सेलेक्ट की गई सेल परास से चार्ट बनाने के लिए आपका कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, F11। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर 9 सेंटीमीटर लंबाइयों को मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई सेंटीमीटर में क्या है? जैसे साथी, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से आपका तो 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया ही है। 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर हो जाएगा और 90 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया ही है। तो ऐसा ऑप्शन आपको देखना है कि जो चारों को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी HCF इसका आप निकाल सकते हैं। तो केवल एक 10 ऐसी संख्या जो कि इन तीनों चारों को पूर्णतः विभाजित कर देगा। जैसे 30 तो भाई देखिए पूरी तरीके से विभाजित नहीं करेगा, 100 को पूरी तरीके से विभाजित करेगा नहीं करेगा, पॉइंट में आ जाएगा। 50 तो देखिए 100 को कर देगा, लेकिन 20 को तो नहीं काटेगा भाई, क्योंकि कम है। 10 देखिए ऐसी संख्या जो कि 100 को भी काट रहा है, 20 को भी काट रहा है, 300 को भी काट रहा है और 90 सेंटीमीटर काट रहा है। यानी इन मापने के लिए जो अधिकतम संभव लंबाई होगी वो आपके 10 सेंटीमीटर में होगी। सी ऑप्शन इस का राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? हर शिफ्ट में 2 सवाल पूछे आ रहे हैं। जैसे ये समीकरण दिया है, 11 आपको आंसर लाना, यानी 11 बराबर 11, इसका मतलब कि LHS बराबर RHS, इसमें हमें सवाल को सॉल्व करना है, वो भी ऑप्शन का मदद लेकर। तो चलिए पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, माइनस और गुणा को बदलेंगे इस समीकरण में, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे गुणा रख देंगे, जहाँ गुणा होगा वहाँ पे माइनस रख देंगे। तो देखिए समीकरण को ध्यान से, पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, 8 माइनस है तो इसमें हम गुणा को में चेंज कर देंगे, 2 गुणा है तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, 49 भाग 7 और प्लस 2, ये समीकरण बन के रेडी है। 11 आंसर लाना है। देखिए 8 गुणे 2 16 हो जाएगा, माइनस 7 का भाग 49 में देंगे तो 7 बार में प्लस 2, ये प्लस 2 है, ये प्लस 7 है, कितना हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा और माइनस 7 कर देंगे 11। देखिए यानी पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ गया, यानी माइनस और गुणा बदलने से ही हमारा 11 बराबर 11 आंसर आ गया। तो इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की इस क्लास का, जो कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। 6 व्यक्ति हैं, यस, टी, यू, भी, डब्ल्यू और एक्स एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू की बाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो साथ ही जैसे दिशा तो आप जानते होंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, यानी सभी व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। मान लीजिए एक पंक्ति है, इस तरह से सीधा एक पंक्ति है, इसमें हमें 6 व्यक्ति को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते चलेंगे और वहां से हम शुरुआत करेंगे जहां से हमें लगेगा कि हाँ यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, इसके बाद कोई और दूसरा नहीं बैठेगा। जैसे देखिए यू के बाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, भाई यू के बाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दायां बायां होता क्या है। दायां का मतलब राइट साइड होता है। जैसे हम आपको बोल दें कि आप यहाँ पर बैठे हैं, जैसे आपका नाम प्रिंस है,
तो मान लीजिए कि प्रिंस अजी आप यहाँ बैठे हैं, आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ। हम आपसे पूछ दे कि हम आपको एक अक्षर दे रहे हैं ए, आपको आपके राइट साइड में बैठाना है, यानी आपके दाएं साइड में बैठाना है, तो आप कहाँ बैठेंगे? इधर बैठेंगे ना भाई, क्योंकि आप इधर पी हैं, ये बैठे हैं आप, तो आप उत्तर की तरफ ऊपर देख रहे हैं, तो आपका जो राइट साइड होगा, यानी राइट मतलब दायां होता है, तो इसका मतलब कि आप इधर ही होगा, राइट साइड। आपका राइट और लेफ्ट हैंड देखिए ना, राइट इधर है, तो हमने आपको बोला था कि आपको ए को आपके राइट साइड बैठाना है, तो आपने इधर बैठा दिया, इसका मतलब ठीक है। यदि हम आपको एक बी अक्षर दे रहे हैं, आपको बी बैठाना है, वो भी बाएं साइड में, तो आपका लेफ्ट साइड किधर है? इधर है, तो इधर बैठा देंगे। तो अपने आप को देखिए। तो उसी प्रकार इस सॉल्व को सॉल्व करना है, एक एक लाइन हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए, यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, यानी हम यू को यहां बैठाएंगे तभी तो साथी यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। देखिए, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति है। अभी ये हमें नहीं मालूम है कि इन पंक्ति में कौन बैठा है, ये हमें मालूम है कि यू के बाईं ओर केवल 2 ही व्यक्ति बैठे, उसके बाद कोई व्यक्ति बैठेंगे नहीं। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट हो गया। दूसरा लाइन पढ़िए, यू और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यू और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एक्स तो यहां आ जाएगा, तभी तो देखिए यू और एक्स के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। ये भी लाइन कंप्लीट हो गया भाई। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, देखिए, टी जो है यस के ठीक दाएं बैठा है, यस के ठीक दाएं टी बैठा है, यानी दोस्त यस के ठीक राइट साइड में टी बैठा, तो यस के ठीक राइट साइड में टी को यहां बैठा दीजिए, सिंपल सा। उसके बाद देखिए, डब्ल्यू जो है वो भी के ठीक बाएं बैठा है, तो सर जी भी के ठीक बाएं डब्ल्यू बैठा, यानी भी को यहां बैठा दीजिए, डब्ल्यू को यहां बैठा दीजिए। अगली लाइन पढ़िए, भी जो है एक्स के ठीक बगल में नहीं बैठा है, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि देख सवाल बोला था देखिए कि एक्स के ठीक बगल में भी नहीं बैठा है, लेकिन यहाँ पे टी बैठा, भी तो यहाँ बैठेगा, बिल्कुल ठीक है। तो सवाल क्या पूछा, पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन बैठा है? तो पंक्ति के बाएं सिरे में तो डब्ल्यू बैठा है। बायां किधर है भाई? इधर ही है ना, तो इधर ही कौन बैठा है? डब्ल्यू बैठा है, जो कि बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। तो साथियों, ये फाइनली आपके लिए हमने पूरे ये 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आने वाले शिफ्टों के लिए करा दिया है, जो कि हर शिफ्ट में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो साथियों, एक काम करेंगे, आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन बताएंगे, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, और आप जिस भी ग्रुप में रहते हैं इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज दिन में जो आपका 3 शिफ्ट होगा उसके आधारित पर शाम को 7 बजे क्लास देंगे, प्लस जो आपका पहला शिफ्ट कंप्लीट होगा 12 बजे भी क्लास देने वाले हैं। ओके, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, वेट करते हैं पहले शिफ्ट का समाप्त होता है, तो उसके बाद 12 बजे मिलते हैं। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे से देने जाइए, रिलैक्स होकर, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आसान आ रहे हैं, जो आपने पढ़ा है सेम वही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।